माई सेल्फ हसन MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। ये वीडियो पर्टिकुलरली बनाई जा रही है यूपी SSSC ANM का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ का। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सके, मतलब पर्सन टू पर्सन या ट्रांसमिट हो सकें। क्या हो सकें? ट्रांसमिट, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं एनिमल टू पर्सन ट्रांसमिट हो सके, मतलब या तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सके या किसी एनिमल से किसी पर्सन में ट्रांसमिट हो सके, इन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ आपके सिलेबस में ANM के दी गई हैं, तो हम एक एक डिजीज़ के बारे में हल्के हल्के कवर करते चलेंगे। तो आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे उसका नाम है डिप्थीरिया। तो जो हमारी डिप्थीरिया होती है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं गला घोटू नाम की बीमारी। गला घोटू कहते हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से, इसका परिचय डिजीज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो हमारी डिप्थीरिया डिजीज़ होती है, गला घोटू डिजीज़ होती है, ये एक सीरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। किस बैक्टीरिया से होती है? तो वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होती है। नीचे लिखा गया है कॉज्ड बाई कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी विच मेनली अफेक्ट द थ्रॉट। किसे अफेक्ट करता है? ये क्वेश्चन आता है थ्रॉट एंड नोज को। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो डिप्थीरिया होती है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी से होती है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा ये किसे अफेक्ट करती है? तो ये अफेक्ट करती है थ्रॉट एंड नोज को, थ्रॉट और नोज को अफेक्ट करती है। इन्फेक्शन कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन सच एज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मायोकार्डाइटिस और नर्व डैमेज। तो इसकी जो सीवियर कंडीशन होती है, ठीक है, सीवियर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? देखो, गले की बीमारी है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या होता है? हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है, अफेक्ट करता है, जिससे क्या होगा? मायोकार्डाइटिस होगी और नर्व को भी डैमेज करता है, तो इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी पॉइंट देख लिए। तो हिंदी में आप पढ़ सकते हो डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होता है जो मुख्य रूप से किससे होता है? गले और नाक को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा गया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, ये ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट है वो इंग्लिश में होता है, ठीक है। इंग्लिश की बुक से ये कंटेंट लिया गया है और ये गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसलेट नहीं हो पाता है पूरा। इसीलिए आप एक बार इंग्लिश वर्जन पढ़ना, उसके बाद हिंदी वर्जन पढ़ना। इंग्लिश जरूर पढ़ना, क्योंकि जैसे इसमें ये बैक्टीरिया का नाम हिंदी में नहीं दिया गया है और वहाँ दिया गया है। यह संक्रमण श्वास नलिका में रुकावट, हृदय की सूजन, मायोकार्डाइटिस कहते हैं, तंत्र का क्षति जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है, मतलब आगे चलकर इससे ये बीमारी हो सकती है। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी मतलब जो डिप्थीरिया बीमारी होती है, गला घोटू बीमारी होती है, वो किससे होता है? वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है और ये अफेक्ट करता है थ्रॉट एंड नोज को और इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वह इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन हो सकती है और नर्व का भी डैमेज हो सकता है। फिर इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये कैसे फैलता है? तो डिप्थीरिया इज स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो कोई बंदा खांस रहा है या छींक रहा है उसके थ्रू ये फैलता है, मतलब कफिंग और स्नीजिंग, कोई खांस रहा है या छींक रहा है उसके थ्रू फैलता है। और एंड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सरफेस और ऑब्जेक्ट, या जैसे किसी पर्सन ने क्या किया, किसी पर्सन ने छींका, ठीक है, या कफिंग की, किसी किस्म की हैंकी में, किसी रुमाल में उसने छींका, अब उस रुमाल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आ गए, आपने भी उसी रुमाल से मुंह पोंछ लिया, अपना साफ कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ? आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, तो इन्फेक्शन आप में भी फैल सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड बुक बाई बुक वेरी कर सकता है, लेकिन एवरेज है ये, कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा बड़ा इशू इसमें, क्योंकि ये बुक बाई बुक वेरी करता है। मैंने जिस बुक से लिया है उसमें 2 to 5 डे है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जैसे ये हमारी बॉडी है, बढ़िया सी एक बॉडी बना दे,
ये एक पर्सन है, ठीक है, ये रहा बैक्टीरिया खतरनाक सा, बढ़िया सा बैक्टीरिया बना दे, ये बैक्टीरिया रहा हमारा, ठीक है, ये बैक्टीरिया रहा। अब ये बैक्टीरिया कहाँ गया, बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर आ गया। अब अंदर आया, अंदर आ गया, ये मान लो अंदर आ गया, आज तारीख कितनी है, कितनी डेट है, आज मान लो 6 अप्रैल को अंदर आ गया, 6 अप्रैल को आ गया था, 6 अप्रैल को, और शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे 6 अप्रैल को बॉडी के अंदर आ गया। अब पर्सन को दिक्कत कब हुई, पर्सन को दिक्कत हुई यार, ये आ गया है 6 अप्रैल 5 तारीख को, और पर्सन को दिक्कत हुई साली 8 तारीख को, 8 तारीख को दिक्कत हो गई इस बैक्टीरिया से, इसने दिक्कत कर दी, ठीक है, 8 तारीख को उसे दिक्कत कर दी। अब ये 6 से 8 तारीख के बीच का जो टाइम है, 6 से 8 तारीख के बीच का जो टाइम है, इसी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जो बैक्टीरिया होता है, कोई ऑर्गेनिज्म होता है, वो बॉडी के अंदर आता है, उसके बाद जब वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, सिम्टम्स आते हैं, तो उसके बॉडी में आना और सिम्टम्स प्रोड्यूस करना, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और ये 2 से 5 दिन का होता है। अब रिस्क ग्रुप कौन होता है, मतलब किसमें कॉमनली ये देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, ये चिल्ड्रन में देखने को ज़्यादा मिलता है जो 5 साल से कम के होते हैं, या उन एडल्ट्स में देखने को मिलता है जो 60 साल से ज़्यादा होते हैं, और जो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो अनवैक्सीनेटेड, इसके लिए वैक्सीन कौन सी होती है, जैसे हमारी डीपीटी होती है, डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए डीपीटी की वैक्सीन होती है। तो किसी को वैक्सीन नहीं लगी है तो उनमें ज़्यादा रिस्क होगा, या जो बच्चे 5 साल से कम है उनमें ज़्यादा होगा, या जो 60 साल से ऊपर के इंडिविजुअल्स हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होगा। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल फीचर्स, कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट, जो पेशेंट आएगा उसे क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण आएंगे। तो कुछ होते हैं इनिशियल लक्षण होते हैं, इनिशियल लक्षण, और इनिशियल लक्षण होते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जटिलताएं होती हैं। तो इनिशियल प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, सोर थ्रोट होगा, ठीक है, सोर थ्रोट होगा, गले में खरांसे वगैरह पड़ेंगी, खरांसे वगैरह पड़ेंगी, मिलेज क्या होगा, फीवर होगा, मलेस होगा, हॉर्सनेस होगी, मतलब गले में खरांस पड़ेगी, बुखार होगा, थकावट होगी, और आवाज़ में भी खरांस आएगी, ठीक है, घर घर की आवाज़ आएगी। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। क्यों ऐसा इसीलिए होता है, जो गला होता है उसमें क्या होता है, एक वाइटिस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, वाइटिस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो ल्यूमन होती है वो कम हो जाती है, ल्यूमन होती है अंदर जो एयर या फूड जाने के लिए जो ल्यूमन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फिर एक स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्यूडो मेम्ब्रेन होती है मतलब ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। आप नेट पर अभी डालना, ठीक है, यूट्यूब पर एक एनिमेशन देख लेना डिप्थीरिया का, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सोर थ्रॉट होता है, फीवर होता है, मलेस होता है, हॉर्सनेस होता है, और स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। स्यूडो मेम्ब्रेन क्या होती है, जो गला होता है हमारा फेरिंग्स वाला रीजन होता है, ओरोफेरिंग्स का जो रीजन होता है, वहाँ पर क्या होता है, एक स्यूडो मेम्ब्रेन व्हाइट कलर का डिपोजिशन इकट्ठा होने लगता है, उसी को कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन। तो लिखा है आथिक ग्रेश मेम्ब्रेन, व्हाइटिस भी होती है, ठीक है, व्हाइटिस ग्रे, व्हाइटिस बोलते हैं या ग्रेश, ठीक है। मेम्ब्रेन होती है फॉर्म्स इन द थ्रोट, जो गला होती है वहाँ पर एक व्हाइटिस या ग्रेश मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लॉक कर देती है एयरवे, जो हमारा एयरवे होता है, एयर को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सिस्टम होता है उसे ब्लॉक कर देती है। तो गले में एक मोटी धूसर रंग की झिल्ली बनती है जो श्वास नलिका को अवरुद्ध कर सकती है। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं, तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। मायोकार्डाइटिस हो सकता है, न्यूरोपैथी मतलब नर्व डैमेज हो सकता है। तो मायोकार्डाइटिस हार्ट इन्फ्लेमेशन विच कैन कॉज एरिथमियास और हार्ट फेल्योर। जब मायोकार्डाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है हार्ट की मसल्स में, तो उससे क्या हो सकता है, आगे चल के एरिथमियास हो सकती है, और बीमारी हो सकती है, और हार्ट फेलियर हो सकता है। न्यूरोपैथी मतलब नर्व डैमेज, तो नर्व डैमेज क्या होगी, स्पेशली क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं हमारी, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, ठीक है, नहीं 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, 12 पेयर नहीं, ठीक है, 12 पेयर तो रिब्स होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, तो उनके डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, जिससे क्या आता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड नीचे गिर जाएंगी, ठीक है, मतलब जैसे ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होगी,
ऑप्टिक नर्व, सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है वो डैमेज होगी, तो जो आईलिड होती है हमारी, ठीक है, वो नीचे गिर जाएंगी, डिफ़िकल्टी होगी सॉलिंग, मतलब निगलने में दिक्कत होगी, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं न्यूरोपैथी नर्व के डैमेज होने की वजह से। हिंदी में आप पढ़ लेना आराम से। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, तो हम वैक्सीनेशन करके इसे रोक सकते हैं। तो डिप्थीरिया वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ डीपीटी, जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसका पार्ट होता है, जिसमें डिप्थीरिया, टिटनस और पर्ट्यूसिस के लिए दी जाती है, और ये चिल्ड्रन में दी जाती है। हम अभी वैक्सीन का मतलब शेड्यूल नहीं पढ़ेंगे, हम अलग से आपको जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो पूरा आपको पढ़ा देंगे। एक ही बार में पूरी बॉडी की जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं बच्चों में, एडल्ट में, प्रेग्नेंट वुमेन में, वो सारे वैक्सीनेशन एक ही बार में हम कवर करा देंगे, आपके एक सिंगल वीडियो में कवर करा देंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग, जो WHO का है उसके अकॉर्डिंग हम सारी वैक्सीनें एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करा देंगे, और उनकी डोज कितनी देते हैं, कहाँ पर देते हैं, ठीक है, साइट क्या होती है, डोज क्या होती है, टाइम क्या होता है, और कितनी बार दी जाती है, ये सब हम एक ही वीडियो में कवर करा देंगे। इसीलिए बस अभी आपको नाम याद रखना है, डीपीटी की वैक्सीन देते हैं। फिर डीपीटी की जो बूस्टर डोज होती है वो 18 मंथ पे दी जाती है, और 5 ईयर पे दी जाती है, और एवरी 10 ईयर पे दी जाती है। आपको अभी याद नहीं करना, आगे हम बताएंगे। और हम कैसे कर सकते हैं इसे, एक तो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, एक होता है हियर्ड इम्यूनिटी। हियर्ड इम्यूनिटी झुंड प्रतिरक्षा। तो हियर्ड इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है, इससे बढ़िया एक गांव है, ठीक है, एक विलेज है, उस विलेज में 500 लोग रहते हैं, ठीक है, उस विलेज में 500 लोग रहते हैं। अगर हमने 400 का क्या करा दिया, वैक्सीनेशन करा दिया, तो जो 100 बचे हैं वो भी एक तरीके से रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उनमें भी बीमारी नहीं होगी। इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। मतलब एक गांव है, एक पॉपुलेशन है जिसमें 500 लोग हैं, उनमें से 400 लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया, तो जो 100 बचे हैं वो भी उस डिसीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उनमें वो डिसीज़ नहीं होगी, उनमें भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हाई वैक्सीनेशन कवरेज रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिप्थीरिया इन द कम्युनिटी। वही बताया गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर दें तो जो बचेंगे लोग उनमें कम हो जाएगा रिस्क। फिर हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो डिप्थीरिया में हम एंटीबायोटिक देते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, हम पेनिसिलिन देते हैं या इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन या इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का भी हम यूज कर सकते हैं, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का भी यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट इसमें रह गया, एक पॉइंट रह गया, जो डिप्थीरिया होता है, ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी होती है, वो सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है, सिक्रीट करता है क्या, डिप्थीरिया टॉक्सिन को, डिप्थीरिया टॉक्सिन को क्या करता है, सिक्रीट करता है। देखो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो नोट्स में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि मुझे जो पॉइंट ध्यान आते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है नोट्स बना रहे हो ध्यान नहीं रहते हैं, लेकिन या बुक में नहीं दिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पढ़े हुए हैं मुझे याद हैं, ठीक है, अगर वो दिमाग में आते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक पॉइंट ये है, जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है वो क्या करता है, टॉक्सिन को सिक्रीट करता है, जिसे हम कहते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, डिप्थीरिया टॉक्सिन। और इसके बारे में एक दो पॉइंट याद आ रहा है, जैसे तो जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, ठीक है, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसे स्टेन करने के लिए एक स्टेन का यूज करते हैं जिसे कहते हैं अल्बर्ट स्टेन, अल्बर्ट स्टेन। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, इसकी डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट करते हैं, डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है इलेक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ये 3 पॉइंट जो हमने आपको बताए ये अलग से हैं, आप इन्हें नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना। एक टॉक्सिन वाला पॉइंट, ठीक है, एक एल्बर्ट स्टेन और दूसरा इलेक जेल प्रेसिपिटेशन। तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन मतलब जो डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसको ही यूज किया जाता है एंटीटॉक्सिन के रूप में। तो दिस न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसे ये न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर हम सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर मतलब सहायक देखभाल, जैसे फीवर है, फीवर के लिए हमने क्या पैरासीटामोल दे दी, ठीक है, गले में खरांश पड़ रही है हमने एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दे दी। ऐसे मतलब पेशेंट को जो बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए हम दे सकते हैं। जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं हम, वेंटिलेशन
प्रोवाइड कर सकते हैं अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारी सपोर्टिव केयर हैं, जैसे फीवर के लिए हम अलग से इलाज करते हैं। इसमें लिम्फेडेनोपैथी भी होती है, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होती हैं, जो लिम्फ नोड होती हैं सर्वाइकल रीजन में, वो भी क्या स्वेल कर जाती हैं, तो वो स्वेल कर जाती हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड, तो उनके लिए हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है डिप्थीरिया का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने भी फॉर्म डाला है, वो हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी। थैंक यू।